मंत्रिमंडल को और बेहतर काम करने के लिए 136 करोड़ देश की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक ड्रीम टीम के गठन की दृष्टि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है। और इस पुनर्गठन में आप देखते हैं कि पूरे देश की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातियों के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के लोग हैं, पिछड़े समुदाय से लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उच्च विद्या विभूषित लोगों को लाया गया है ताकि जो है इस जीवंत लोकतंत्र को हम विकास के महामार्ग पर तीव्र गति से ले जाने में सफल हो सके। इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने एक ऐसे मंत्रिमंडल का गठन किया है जिसमें अनुभव संपन्न प्रशासनिक दक्षता वाले लोग और अपनी कार्यकुशलता से इस देश में जनसेवा का एक नया मुकाम जो है लोगों में हासिल करके दिखाए, ऐसे एक मंत्रिमंडल का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल्याणकारी राज्य के सुसंस्थापना के लिए किया है। शुक्ला जी, पहले भी ऐसे ही अनुभवी लोग थे। रविशंकर प्रसाद जी जाने माने वकील थे, हर्षवर्धन जी जाने माने डॉक्टर थे, प्रताप सारंगी जी की सादगी पे कौन न मर जाए, वो उस तरह के व्यक्ति थे। जातियों का समीकरण भी था। अगर आप अनुप्रिया पटेल को कुर्मी के रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो बरेली से सांसद संतोष गंगवार जी भी उसी जाति को रिप्रेजेंट करते थे, फिर उनको क्यों हटाया? तो ये बात थोड़ी सी और क्लैरिफाई करें कि केवल बदली किया गया है, आप कह रहे हैं प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है, सब तो पहले भी उसी तरह से थे। जी नहीं, प्रतिभाओं का विस्तार किया गया है और उसमें आप देखेंगे जैसे 27 पिछड़े समुदाय के 27 लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जब आप सामाजिक समरसता की संस्थापना की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। और जिन लोगों को हटाया गया है वो इसलिए नहीं हटाया गया है कि वो जो है बेहतर कामकाज नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहाँ देखिए संगठन भी है और सत्ता भी है, तो संगठन में भी कर्मठ लोगों की आवश्यकता है। तो कुछ लोगों को सत्ता से संगठन में ले जाया गया है, कुछ लोगों को संगठन से सत्ता की तरफ लाया गया है। ऐसे में जो है एक नई टीम का गठन करके हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि वह सामाजिक समरसता को तो संस्थापित करें ही, साथ ही योग्यताओं को उचित स्थान देकर विकास की गति को और तीव्र करने की दिशा में कार्य हो सके। शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को हटाया गया उनके परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन के परफॉर्मेंस की वजह से हटाया गया, कि उनको संगठन में क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं आप लोग? संगठन की जिम्मेदारी देने का निर्णय नेतृत्व करता है। जिस तरह से उनको सत्ता में जिम्मेदारी देने का निर्णय नेतृत्व का है, उस तरह संगठन में भी उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी यह नेतृत्व तय करेगा। मतलब आप मानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं थी? अध्यक्ष स्वयं जाकर बूथ पर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ ठीक है ना, तो आप मानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ उनको इसलिए हटाया गया कि उनको कहीं और बेहतर काम में और ज्यादा काम में लगाया जा सके, राइट? पर काम करते हैं। जी मैं प्रश्न सुन नहीं क्या। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, उसके बाद मैं यशवंत जी के पास जाता हूं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये नारा है आप लोगों का और इस पे अमल भी होता रहा है, लेकिन अब मंत्रियों की संख्या बढ़ के हो गई 78 जी। तो ये तो आपने सरकार बड़ा कर लिया, मंत्रालय भी नए क्रिएट कर लिए, और ये मिनिमम गवर्नमेंट कैसे हुआ? नहीं, मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब नहीं कि सिर्फ सरकार की साइज छोटी कर देने से मिनिमम गवर्नमेंट हो जाएगा। मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ है कि जहां आवश्यक हो ऐसे स्थानों पर ही सरकारी हस्तक्षेप हो, जहां पर आवश्यकता ना हो वहां अनावश्यक सरकारी जो है हस्तक्षेप ना रहे। सरकार के नियंत्रण से सारे प्रशासन को, सरकार के नियंत्रण से सारे देश को संचालित करने की योजना नहीं है, बल्कि सरकार जो है सुशासन के माध्यम से देश को जो है संचालित करने का काम हो सके। तो सिर्फ कैबिनेट की साइज से ही मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात को का संकेत देना सही नहीं है। अच्छा, तो अब मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा आज के बाद से कि साइज से कोई लेना देना नहीं है। जहां जरूरी है वहां पे विभाग भी बनाए जा सकते हैं। ग्रामीण मंत्रालय से निकाल के जल शक्ति मंत्रालय बन सकता है, रोजगार से निकाल के स्किल बन सकता है, जरूरत के हिसाब से। देशमुख साहब, शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि और बेहतर तरीके से नया ब्लड इन्फ्यूज किया गया, नया प्रोफेशनल इन्फ्यूज किया गया है और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए परिवर्तन किया गया है। ठीक लगता है आपको सर? देखिए, राजनीतिक तरीके से जो परिवर्तन हुए हैं वो तो बड़े हैं, नो डाउट नीरज जी, क्योंकि
इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। देखिए, हमारी अपेक्षा शायद या हमारी सोच ये थी कि ये फायर फाइटिंग वाला फेरबदल है, यानी जो कोविड की दूसरे राउंड की महामारी पूरे देश ने झेली, उसकी जो आग लगी हुई थी, उसमें जिस तरीके से रेटिंग गिरी, लोगों की अपेक्षाएं टूटी, तो उसमें से एक फायर फाइटिंग करने के लिए या अपने आप को बचा के निकालने के लिए एक्सरसाइज होगी। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि ये कल जो फेरबदल हुआ, ये फायर फाइटिंग से भी ज्यादा बड़ा था। ये फायर फाइटिंग के बियॉन्ड था। केवल हर्षवर्धन ड्रॉप किए गए होते तो शायद वो मान लिया जाता कि कोविड के चक्कर में हो गए, लेकिन साथ में आधा दर्जन जो और लोग बड़े भी नप गए। तो उसके साथ में एक्चुअली सरकार ने या प्रधानमंत्री ने एक तरह से वो एजेंडा इतना बड़ा कर दिया कि जो एक लार्जर नैरेटिव था कोविड के ऊपर फेलियर का, दूसरे राउंड की महामारी का, वो एक उसका एक हिस्सा बन के रह गया उस फेरबदल का, न केवल कि वो मुख्य चीज होगी। शायद मीडिया में हम सभी की अपेक्षा शायद ये थी कि हमारा सारा फोकस मुख्य रूप से उस पर ही रहेगा। आज हमारा जो न्यूज ट्रैकर चल रहा है उसमें जनता बहुत क्लियर है। अभी तक जो आंकड़े हमारे पास में है, अभी चलेगा खैर रात को और अभी देर तक 8 साढ़े 8 बजे तक, लेकिन जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं उसमें ठीक है, एक थोड़ी आशा है इस बात की कि बहुमत ये कह रहा है कि इस नए विस्तार के बाद में शायद गवर्नेंस बेहतर होगी।